ये रिकॉर्डिंग में रख दिया हमने। ये बातें क्लियर हो गई कि एफएसएच पहले ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है। ये सर्च भी पढ़ा था क्यों है, इतना ज्यादा एलएच क्यों चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। एलएच का टारगेट एरिया कौन सा है, टारगेट एरिया ग्राफियन फॉलिकल है ना, वहां पे काम करता है। कार्पस ल्यूटम के प्रोजेस्टेरोन का टारगेट एरिया क्या है, एंडोमेट्रियम। फॉलिकल के एस्ट्रोजन का टारगेट एरिया क्या है। अगर मैं कहूं क्या कह रहा हूं मैं, पहले नंबर पर प्रोजेस्टेरोन, दूसरे नंबर पर इनेबिन और एस्ट्रोजन, तीनों हार्मोन मिलके एफएसएच एंड एलएच की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम। अकेला एस्ट्रोजन क्या करता था ओव्यूलेशन से पहले, एलएच को इंक्रीज, एफएसएच को डिक्रीज। इसका नेगेटिव फीडबैक है किसके ऊपर, एफएसएच के ऊपर, और पॉजिटिव फीडबैक है किसके ऊपर। बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं कि बात छोटी है मगर थोड़ी टेक्निकल है। अगर एस्ट्रोजन लो लेवल में है तो किसके ऊपर कंट्रोल करता है, एफएसएच और एलएच में से, एफएसएच पर। लो लेवल में प्रोड्यूस होते ही एफएसएच को कहता है बस भाई एस्ट्रोजन बन गया हूं, इट मींस आपने जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाया था वो चल पड़ी है, आपकी मेहरबानी। तो लो लेवल में ही उसको बंद कर देता है एफएसएच को, मगर एलएच को अट्रैक्ट नहीं करता लो लेवल में। देखिए कंटिन्यूअसली एलएच नीचे है, एस्ट्रोजन जब अपनी पीक पर आता है तो पॉजिटिव रिस्पांस शो करता है एलएच के ऊपर, मतलब एस्ट्रोजन की हाई लेवल पॉजिटिव फीडबैक शो करती है फॉर एलएच हाई लेवल। अर्ली एज में एस्ट्रोजन एलएच को प्रमोट नहीं करता, ठीक है भाई। पहले एलएच को क्यों बुलाए भला, एलएच को बुलाना कब चाहिए, ओव्यूलेशन के टाइम में, तब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा ना, कॉमन सेंस है। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी का पता है, प्रॉक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा कोई कह रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाएं, क्या पढ़ाऊं मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, क्या पढ़ाऊं मैं, एमसीक्यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट, फिगर सही नहीं है। मैं अगर फिगर बना लूं तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ कितने ओवरीज, 2 ओवरीज। एब्डोमेन में पड़ी है, लटकी हुई हैं, लिगामेंट के साथ अटैच्ड हैं, यूटिरस के साथ भी अटैच हैं और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं, पेट की मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं और यूटिरस के साथ भी चिपकी हुई हैं। ये यहाँ से लिगामेंट होगी जो कि यूटिरस के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये है यूटिरस, ये यूटिरस का ऊपर वाला पोर्शन हमने पढ़ा था फंडस, यहाँ पे ये ओविडक्ट, ये फिम्ब्री, इन्फेंटिब्यूलम, एम्प्यूला और ये एस्टमस, सिलिया लगे हुए हैं। ये सारा पढ़ लिया है हमने। 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी साइज है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और ये फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी हुई है और oocyte की बनी हुई है। अब ओवरी में क्या है, ओवरी में फॉलिकल्स है, फॉलिकल को देखें तो क्या है फॉलिकल, और बड़ा करके देखें तो क्या है फॉलिकल, ये फॉलिक्यूलर सेल्स और ये oocyte। ये ओवरी है, उधर भी ओवरी है, इमेच्योर एग है इसमें साथ। इसके अंदर एफएसएच जहाँ पे काम करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, एग बनता है, एग यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पे आके फर्टिलाइज करता है, जायगोट बनता है और ये ट्रेवल करके आता है, यहाँ पे प्लांट होता है।
तो यूटीरस का ये पोर्शन फंडस, ये पोर्शन बॉडी और ये पोर्शन सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे जो ट्यूब होता है स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए, ये ट्यूब इज कॉल्ड एज वेजिनल ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पे बर्थ, बच्चे की प्रेगनेंसी होती है, अटैचमेंट होती है, ये क्या है? प्लेसेंटा ना। असल में अगर प्लेसेंटा की मैं डिटेल में बात करूं, इम्प्लांटेशन कंसेप्शन में होता है, ये क्लियर करते हैं। कंसेप्शन सेम बात कर रहे हैं आप। अगर मैं कहूं ये एंडोमेट्रियम के साथ बच्चे का कनेक्शन है, ये वाला रेड वाला, ये प्लेसेंटा है। अब इस प्लेसेंटा में से एक ही कनेक्शन बच्चे की ओर जा रहा है। ये जो एक ही जा रहा है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कह रहे हैं। ये सिंपल चीजें सबको पता है, ठीक है। और ये है बच्चा, बच्चे का सर जो है वो नीचे है और जो टांगे हैं ये ऐसे फोल्डेड है, ऊपर है। बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है, अभी फेटस एज में बनाया है मैंने, ठीक है। ये सारा यूटीरस कैविटी भरेगा बच्चा। बच्चे के ऊपर कौन सी लेयर होती है? बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर अमनियन और कोरियन, अमनियन एंड कोरियन, अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। बाहर वाली जो है वो ये कोरियन होती है, प्लेसेंटा के भी बाहर होती है, सबके बाहर होती है, ठीक है। कोरियन, फिर अमनियन। अमनियन के अंदर जो फ्लूइड है वो अमनियोटिक फ्लूइड, और जो कैविटी है वो अमनियोटिक कैविटी, उसके अंदर बचा पड़ा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये यूटीरस के अंदर होगा, यूटीरस के पार्ट भी देख ले। अब जब बच्चे की बर्थ होगी तो यूटीरस का कौन सा पोर्शन बर्थ में इन्वॉल्व होगा? एक सर्विक्स होगा और दूसरा वेजिना होगा। तो सर्विक्स और वेजिना को मिला के बर्थ की कैनाल कहते हैं, बर्थ की कैनाल। यहाँ से बच्चे की बर्थ होगी। बर्थ के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए, वो होगा तो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस। कौन से पिट्यूटरी से? पोस्टीरियर से रिलीज होगा। असली तो हाइपोथैलेमस की प्रोडक्शन है, पता है आपको, स्टोर्ड है वहां पे, मगर जनरली कहते हैं पोस्टीरियर से आता है और आगे यूटीरस में आएगा। कहां पर? मायोमेट्रियम पर, मसल पर कंट्रैक्शन करवाएगा। जब मायोमेट्रियम की मसल ये ऊपर से कंट्रैक्ट करेंगी तो बच्चे को धक्का लगेगा। मैंने पॉजिटिव फीडबैक में ये सारा सिस्टम बढ़ा दिया है। तो और क्या बचा? सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये वेजिनल ओपनिंग बर्थ कैनाल के लिए काम करती है और स्पर्म को एंटर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, मैटिंग करने के लिए काम करती है। स्पर्म वेजिना से सर्विक्स से गुजरते आगे जाएंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सर्विक्स के अंदर एक मसला आता है, एक मसला आता है। वो मसला ये होता है, सुने अभी भला, अभी बात स्टार्ट हो गई है तो अभी सुने। सर्विक्स के अंदर म्यूकस बनती है। वो म्यूकस होती है थिक। कौन सी म्यूकस होती है? थिक म्यूकस इसलिए होती है, नॉर्मल केस में कब थिक होती है? सारा महीना पूरा थिक होती है एक्सेप्ट ओव्यूलेशन के टाइम के। ओव्यूलेशन के टाइम में ये जो म्यूकस है ये क्या बन जाती है? थिन। क्यों भाई? मतलब जब यहाँ से अंडा रिलीज होगा, जब यहाँ से अंडा रिलीज होगा एट दैट टाइम सर्विक्स से म्यूकस कैसी बनेगी? थिन हो जाएगी। उसमें पानी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो पास कर सके। अच्छा, ओव्यूलेशन, अगर मैं कहूं ओव्यूलेशन का टाइम नहीं है, फोलिक्यूलर फेज है या ल्यूटल फेज है, फोलिक्यूलर के पहले दिन है या ल्यूटल के आखिरी दिन है, एट दैट टाइम म्यूकस कैसी होगी? एट दैट टाइम म्यूकस क्या होगी? थिक होगी। अच्छा, थिक होगी तो स्पर्म पास ही सही नहीं कर पाएंगे। स्पर्म पास ही सही तब कर पाएंगे जब यहाँ से एग रिलीज होगा। तो यहाँ से एग रिलीज होगा, यहाँ से म्यूकस जो है वो थिन हो जाएगी। तब जब स्पर्म आएंगे तो आसानी से ज्यादा स्पर्म जाएंगे और जाके पहुंच पाएंगे एग को और फर्टिलाइज करेंगे। अगर यहाँ पे म्यूकस थिक होगी तो स्पर्म ज्यादातर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी है कि कुछ क्रॉस करें मगर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। वेजिना की जो पीएच है वो एसिडिक होती है और यूरेथ्रा की पीएच भी एसिडिक होती है, इसीलिए स्पर्म के साथ सेमिनल फ्लूइड का होना जरूरी है। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है मरने से। कहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब जो सारे हैं उनसे भी और वेजिनल ओपनिंग से भी। ठीक है, क्योंकि ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। चलो
ये थिक म्यूकस क्यों है? हाँ भाई, ओव्यूलेशन के अलावा थिक क्यों है? क्योंकि बॉडी का ये ओपनिंग है। अगर कोई बाहर से पैथोजन एंटर हो रहा है, जैसे आंखों से पैथोजन एंटर होते हैं, तो आंखें क्या करती हैं? लाइसोजाइम रिलीज करके उनको डाइजेस्ट कर लेती हैं। ऐसे यहाँ पे म्यूकस बनी हुई है कि जो पैथोजन है वो अंदर क्रॉस कर ही ना पाए, और एसिडिक एनवायरनमेंट इसीलिए बनाया गया है कि पैथोजन आए तो एसिडिक एनवायरनमेंट में रह ना पाए। यूरेथ्रा की पीएच इसीलिए भी एसिडिक है, तो यूरिन की वजह से होती है। ओव्यूलेशन के टाइम म्यूकस अगर थिक होती तो स्पर्म पास ही नहीं हो पाते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इम्प्लांटेशन नहीं होती, तो प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होती। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन म्यूकस थिन होगी ताकि स्पर्म एंटर कर पाए, पहुंच पाए एग तक। ठीक है, चलो बाकी हमने सारा किस्सा पढ़ लिया है। सिक्रेटरी फेज किसको कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन के 7 दिन हो सकते हैं, फॉलिक्यूलर के 8 से 13 दिन हो सकते हैं। जरूरी नहीं 14वें दिन ओव्यूलेशन हो, इधर उधर हो सकती है, मैंने पढ़ाया था। बाकी ये 15वें दिन से 28वें दिन, मतलब 14 दिन की कंप्लीट है, कांस्टेंट है ल्यूटल फेज। ठीक है, अगर 28 दिन की टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 दिन इसके, 14 दिन जो है मेंस्ट्रुएशन और फॉलिक्यूलर के। जरूरी नहीं कि मेंस्ट्रुएशन 7 दिन की हो। जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो हो सकता है कितने दिन का? 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। ज्यादातर 3 और 5 दिन का होता है, रेयरली 7 दिन का भी हो सकता है मैक्सिमम। अगर 7 दिन से बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन या ये कुछ जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये फॉलिक्यूलर फेज 4थे दिन से भी स्टार्ट हो सकता है, 5वें दिन से भी स्टार्ट हो सकता है, 6ठे से भी हो सकता है, 7वें से भी स्टार्ट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुएशन 7 दिन चले, उसके बाद एफएसएच की लो लेवल हो, तो एस्ट्रोजन की लेवल भी क्या होगी? लो। जब एस्ट्रोजन और एफएसएच दोनों की लेवल लो होगी तो ओव्यूलेशन का टाइम 14वें दिन आएगा या डिले होकर 16वें, 17वें, 18वें दिन जाएगा? डिले होगा। क्यों डिले होगा? जब ये दो हार्मोन कम होंगे तो फॉलिकल स्लो काम करेंगी। जब स्लो काम करेंगी तो ये जो फेज है ओव्यूलेशन वाला वो डिले होगा। एग के मैच्योर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई? ओविडक्ट में या ओवरी में? ओविडक्ट में। स्थमस में या एम्प्यूला इन्फंडिब्यूलम में? ये देखें, ये 7-8 दिन की जर्नी दिखाई गई है कि ये ओवरी है, ओवरी से ये फॉलिकल से एग निकल रहा है, ओवरी से भी निकल रहा है, ये फिम्बरी केज कर रही है, तो आ रहा है कहाँ पे? एग ओविडक्ट में। ओविडक्ट से जा रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये फर्टिलाइजेशन हो गई है, पहले दिन ही फर्टिलाइजेशन हो गई जब एग निकला 24 घंटे के अंदर अंदर। और ये फर्टिलाइज एग जा रहा है, ये क्लीवेज करता जा रहा है, मतलब डिवीजन करता जा रहा है। ये ब्लास्टोमेयर 2 सेल को कहेंगे, 3, 4, 5, 7, 8 को। 8 के बाद मोर्यूला 16 सेल तक है ना, और ये मोर्यूला बन गया, और ये आगे जम के क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला जहाँ पे ब्लास्टुला बना वहां पे अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, कहाँ पे? यूटिरस की दीवार के साथ। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है? ये वाला फनल टाइप, इन्फंडिब्यूलम। और ये जो गोल है ये एम्प्यूला है, ये मोटा होता है, ये बड़ा कर दिया है इसने, ये पतला होता है। स्टमक पतली सी ब्रिज है, ठीक है, बिटवीन यूटिरस एंड इधर वाले पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये देखें, ये ओवरी, ये लिगामेंट के साथ, यूटिरस के साथ अटैच है, और यहाँ से भी लिगामेंट के साथ एब्डोमेन कैविटी के कहीं ना कहीं अटैच होगी। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का किस्सा मैंने बताया है। अगर कहें तो मैं फिर कहूँ, फिर रीडिंग करवा लूँ आपको कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अकेला ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया है। मगर जी, प्रोजेस्टेरोन क्रूशियल रोल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम सही है, एज वेल एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर पढ़ाया है मैंने। ईस्ट्रोजन इज अ वाइटल हार्मोन प्ले पाइवटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन is accountable for the manifestation of female body character। कैरेक्टर्स में चेंज लाना, जैसे मेच्योरिटी के टाइम में चेंज आती है बॉडी के ऊपर, हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फेट का आ जाना ब्रिस्ट वगैरह में, हिप वगैरह रीजन में, ज्यादा हिप रीजन में फेट का आना डेवलपमेंट के लिए। फीमेल बॉडी टिपिकली एक्सेप्ट कर्वेशियस फिजिक्स, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ब्रेस्ट के अंदर फेट एक्यूमुलेट होती है ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट की वजह से, तो बॉडी में कर्व ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल, ठीक है, एज कंपेयर टू द मेल बॉडी, प्राइमरली ड्यू टू द इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फेट। फेट डिपोजिशन इन द ब्रेस्ट इज ड्यू टू द इज द फंक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। वेरी गुड। वाइडर पेल्विक होती है, पेल्विक वाइड होना क्या क्या फायदा है? पेल्विक ये जो इलियम बोन है ये मेल में अंदर होता है, शोल्डर बाहर होते हैं, फीमेल के अंदर शोल्डर अंदर होते हैं, पेल्विक रीजन बाहर होता है। क्यों? पेल्विक के बाहर होने से पेट की जो जगह है बच्चे के लिए वो बढ़ जाएगी, ठीक है। द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज रिक्विजिट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। बताए भाई, ठीक है। ये एलएच एफएसएच का पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैंने दिखा दिया है सारा, ठीक है। डिसऑर्डर टॉपिक ऑफ द डे। ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है, जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। कुछ जेनेटिक मसले हैं, कुछ इन्वायरमेंटल हैं, कुछ लाइफ स्टाइल के, खाने पीने से, गलत खाने पीने से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो बायोलॉजी का एक्सपर्ट होगा, गायनेकोलॉजिस्ट होगा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्पेशलिस्ट होगा, वो सही इसको समझ सकता है, सही इलाज कर सकता है। हम पागल थोड़ी हैं कि इस इलाज के लिए फिजिशियन के पास जाएंगे। इनफर्टिलिटी पहला डिसऑर्डर बता रहा है। इनफर्टिलिटी का मतलब है रिप्रोड्यूस ना कर पाना, ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस कर पाना। इट मे बी प्रॉब्लम इन द मेल बॉडी, इट मे बी प्रॉब्लम इन द फीमेल बॉडी। हाँ भाई, इनफर्टिलिटी के काजेस क्या हैं? स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी को स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं। चलो जी सुने, अभी आ गए हम टॉपिक पर एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन। या स्पर्म जो है ये स्पर्मेटिड है या स्पर्म है? स्पर्मेटिड। अगर ये सही तरह से मैच्योर ना हो पाए, तेल सही ना लग पाए, उसमें ज्यादा एनर्जी ना हो, या उसके मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया कम डाले जाएं, या एक्रोसोम सही नहीं बनाया जा सके, तो ये उसके प्रोडक्शन में मसला है ना, स्ट्रक्चर में मसला है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी में भी मसला है ना, ठीक है। या स्पर्म का नंबर जो है वो कम प्रोड्यूस किया जाए तो भी स्पर्म सही काम नहीं करेगी। तो प्रोडक्शन और फंक्शन के मसले यहाँ पे पड़ेंगे। या तो स्पर्म की क्वांटिटी में मसला होगा, अगर स्पर्म की क्वांटिटी कम हो उसे कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म 200 से 300 मिलियन पर एक इजैक्यूलेशन टाइम होती है, हमने पढ़ा था। अगर ये 20 मिलियन हो तो ये कम है, मगर यहाँ तक चलेगा। अगर 20 मिलियन से भी स्पर्म काउंट कम होता है पर वन इजैक्यूलेशन, तो जितने स्पर्म सेल कम हो गए तो स्पर्म सेल एज तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ज्यादा सेल तो मर जाते हैं रास्ते में। आउट ऑफ 200-300 मिलियन, 200-300 मिलियन मैक्सिमम है। 100 मिलियन सही है, 80 मिलियन 60 मिलियन सही है। अगर 20 मिलियन से कम हो गया तो कहेंगे थोड़े स्पर्म, मतलब इतने के फर्टिलाइज ना कर पाएंगे, चांसेस नहीं है कि स्पर्म फर्टिलाइज जाके कर सके। और ये ओलिगोस्पर्मिया का मिनिमम काउंट कितना है? 20 से कम हो तो कंसीडर एज ओलिगोस्पर्मिया। या तो स्पर्म जो है एजोस्पर्मिया। अब कॉमन नेम फॉर द लो स्पर्म काउंट के लिए ओलिगोस्पर्मिया और डिजीज नोन एज एजोस्पर्मिया विच रिजल्ट इन कंप्लीट लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द इजैक्यूलेट। ए मतलब विदाउट मूविंग स्पर्म, है ही नहीं, स्पर्म है ही नहीं, तो स्पर्म है ही नहीं, सेमिनल फ्लूइड
जा रहा है तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगी? स्पर्म थोड़े हैं, स्पर्म है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है। इजैक्यूलेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है। इजैक्यूलेशन डिसऑर्डर, अगर मेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है पेनिस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है, इरेक्टाइल कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाए तो भी जो स्पर्म है वो नियर टू द सर्विक्स नहीं पहुंच सकता। वेजिनल ओपनिंग एक बड़ी ट्यूब है, वेजिनल ओपनिंग से जो स्पर्म है उसको नियर टू द सर्विक्स पहुंचाना है, तो ये इरेक्टिलिटी से पहुंचेगा। अगर इरेक्टिलिटी नहीं है किसके अंदर, पेनिस के अंदर, तो स्पर्म नहीं पहुंचेंगे। तो ये भी एक इजैक्यूलेशन डिसऑर्डर होगा। बनी तो है स्पर्म मगर पहुंच नहीं पा रही, या कोई और वजह हो सकती है। कौन सी? जैसे जो स्पर्म के डक्ट्स हैं, नालियां हैं, उनमें कहां पे कट लग गया है तो स्पर्म जा रही है ब्लैडर में इंस्टेड ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट से, यूरेथ्रा से इनटू द फीमेल बॉडी जाए, मगर स्पर्म जो है ब्लैडर की ओर जा रही है, मतलब जो वेसिकल्स हैं वहां पे इधर उधर स्पर्म जा रही है। तो ये बनी तो है स्पर्म मगर ट्रांसफर नहीं हो पा रही इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। और ऑब्स्ट्रक्शन के मसले ये फीमेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर हो सकते हैं। जैसे अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई यहाँ पे कह रहा है बात किसी इन्फेक्शन की, हाँ, इन्फेक्शन अगर हो जाए कहीं पर भी, चलो किसी डक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, होती है ना बीमारियां मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर ये बीमारी हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? स्वेलिंग होगी, पहला सिम्टम ही यही है। अगर स्वेलिंग होगी तो जो नाली है, वो डक्ट है, वो स्पर्म उससे क्रॉस नहीं कर पाएगी। जैसे ब्लड की वेसल नैरो हो जाती है तो ब्लड वहां पे नहीं जा सकती, हम कहते हैं वो हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, ब्लड के ब्रेन के फला पार्ट को ब्लड मिल ही नहीं रही, या 100% से लेकर 25 मिल रही है, तो स्ट्रोक हो गया है। तो ऐसे ही नाली जो है वो कट गई है, डैमेज हो गई है, या इन्फेक्शन हो गया है, या स्वेलिंग हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये डैमेज को शो करता है। वॉस डिफरेंस ना हो, टूट गई है, कट गई है इन्फेक्शन या किसी वजह से, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्वेलिंग हुई है, कोई सर्जरी कोई पार्ट कैंसर वगैरह आती रिप्रोडक्टिव ट्यूब में, उसको कट करके निकाल दिया गया, भाई ये हो ही ना, अगर होगा तो कैंसर बढ़ेगी, ठीक है। जैसे प्रोस्टेट की कैंसर कॉमन है, सेमिनल वेसिकल की भी हो सकती है मगर कम है, कॉपरस की होगी, कम है, ये कॉमन है। अब ये हो जाए, अगर ये ग्लैंड निकल जाए तो स्पर्म के लिए जो बेसिक नेचर है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? अगर इसकी कैंसर हो जाए तो उसको निकालना पड़ेगा सेमिनल वेसिकल को, तो 60% सेमिनल फ्लूइड कहाँ से बनेगा? अगर फ्लूइड ना हो, स्पर्म भले स्पर्म पूरे हों, फ्लूइड ना हो तो भी जो स्पर्म है वो सही तरह से नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो बेसिक मीडियम मिलेगा ही नहीं स्पर्म को। यूरेथ्रा सारे स्पर्म के सेल को मार देगा। स्पर्म्स आर सेंसिटिव टू एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट, एसिडिक, इसीलिए हेल्प करता है सेमिनल फ्लूइड। चलो भाई, लाइफ स्टाइल फैक्टर, अगर गंदी चीजें खाएंगे तो सेक्स के प्रॉब्लम आएंगे। लाइफ स्टाइल अच्छा रखना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी के लिए इंक्लूडिंग एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स यूज करना, ओबेसिटी से एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, टॉक्सिन वगैरह, ये वो, मतलब लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है कुल मिला के। तो जो सेक्सुअल पावर है वो कम होगा, या किसी टेम्परेचर वगैरह को एक्सपोज हुआ है, टक्स वगैरह ऐसे, तो उसकी बॉडी वहाँ पे एनर्जी लगा रही है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोसेस को डिले किया जाएगा। जैसे वो केराटिनिज्म, क्या है केराटिनिज्म? याद है? थायराइड वाली। क्या था इसमें? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में T3 T4 हार्मोन कम बन रहे हैं, तो खोपड़ी में इफेक्ट हो रहा है, इस पर उस पर इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई और ऐसा एग्जांपल दूं मैं,
अर्ली एज में अगर कोई बीमारी होती तो जैसे वो बिल्यूमा नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सुनिए, बिल्यूमा नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिल्यूमा नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने डिजीज पढ़ी है, दोनों फीमेल के अंदर होती हैं। मेच्योरिटी से पहले जो फीमेल है वो कम खाती हैं, इसको अवॉइड करने के लिए कि मोटे ना हो जाएं, तो बॉडी उस कम खाने पे एडजस्ट हो जाती है कि बस इतना ही खाना है, और वो जो फीमेल है वो लेजी होती जाती है, बॉडी के फंक्शन स्लो होते जाते हैं और वो खाना कम करती है और कम करती है। तो थोड़े फूड में काम चलाने के लिए सिर्फ ये डर है कि मोटे ना हो जाएं, तो बॉडी अपने मेन कामों को कम कर देती है क्योंकि एनर्जी नहीं है, बॉडी को आपने सेटल कर दिया है थोड़े फूड पे। तो जो मेच्योरिटी है वो अफेक्टेड होती है, डिले हो जाती है, या तो वो हो जाती है मेच्योरिटी, या डिले हो जाती है, या स्टेबिलिटी भी हो सकती है, ऑर्गन मेच्योर ही नहीं हो पाते। तो क्रिटिनिज्म के साथ भी ऐसा हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिले हो सकती है, भले इसका इलाज किया जाए मगर एज में रिप्रोडक्टिव डिले आ सकता है। इर्रेगुलर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, अच्छा ये आप मुझे समझाएं, ओव्यूलेशन के डिसऑर्डर कौन से हार्मोन की वजह से, बता दिया मैंने, हार्मोन का डिसऑर्डर है ना, ये एक बन गया है या मेच्योर नहीं हुआ, या एलएच प्रोड्यूस नहीं है तो क्या होगा, एब्सेंट ovulation can prevent the release of egg necessary for the fertilization. This can cause by the hormonal imbalance. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग जो है बना हुआ रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन का मसला होगा। अब ये कह रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, ओवरी के अंदर बड़े बड़े मांस बन जाते हैं। अब अगर ओवरी के अंदर इतना बड़ा मांस बन जाए तो मुझे बताएं ओवरी अपने नॉर्मल फॉलिकल को ज्यादा टाइम दे पाएगा या फॉलिकल सही ग्रो कर पाएंगी? भाई हार्ट के अंदर मसला है, लिवर के अंदर मसला है, तो लिवर अपने आप को सही रिपेयर नहीं कर सकेगा। जब तक वो प्रॉब्लम ना निकले, इन्फेक्शन ना निकले, तब तक वो ऑर्गन अपने आप को सेट नहीं कर पाता। यहाँ पे ओवरी के अंदर डिजीज लगी हुई है, ओवरी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है, एक्चुअली ये पॉलीसिस्टिक सिस्ट मास बन जाते हैं बड़े ओवरी में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS याद कर लेना। ये थायराइड कैसे अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म, और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, मेच्योरिटी डिले, अगेन ओवरी के अंदर पूरे जो oocyte हैं वो सारे सही से मेच्योर नहीं हुए, उनकी वो डेवलपमेंट सही नहीं होगी FSH की कमी की वजह से। LH की कमी, अगर सारा कुछ ओके हो, LH ना हो तो भी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, अगर FSH ना हो तो भी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, है ना। अगर ये प्रॉब्लम्स हो तो भी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, और ये काम ही नहीं कर पाएगी। फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये फेलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट में इंफेक्शन हो जाए तो क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, बंद हो जाएगा, स्पर्म न जा पाएंगे, न फर्टिलाइज इधर से आ पाएगा। अच्छा अगर कोलेस्ट्रॉल आ जाए ज्यादा, अगेन कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, अंदर वाले सिलिया काम ही नहीं करेंगे सही से, सिलिया खत्म हो जाए तो ये प्रॉब्लम है फेलोपियन ब्लॉकेज के। ब्लॉकेज डैमेज टू द फेलोपियन, अगर डैमेज हो जाए मतलब कट लग जाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह इसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से एग ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, स्पर्म भी नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर होगी तो वहां से फर्टिलाइज एग यूटिरस में नहीं आ पाएगा। कॉमन काज इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। पेल्विक ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो ऑर्गन है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। अब ये आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो पेल्विक रीजन में हो रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो जो फेलोपियन ट्यूब है इधर से ही, ओवरी से इधर से गुजर रहा है ना, पेल्विक रीजन से गुजर रहा है, गुजर के आ रहा है इनटू द यूटिरस, तो उनका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, ठीक है।
एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस गौर से सुनिए, ये कौन सा पोर्शन मैं बना रहा हूं अभी ब्लैक कलर से? यूटीरस। यूटीरस से यहां से, एक मिनट, यूटीरस से यहां से मास बना, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है। अगर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ यहीं पर ही है, इसे कहेंगे फाइब्रॉइड। लिखा हुआ होगा कहां पे? आगे होगा, क्या कहेंगे इसे? ये लिखा हुआ है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड अगर यूटीरस के अंदर एंडोमेट्रियम ग्रो करे, मास बना ले, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, वो ओवरी में मास था, ये यूटीरस के अंदर है। अगर ये यहाँ के मास के सेल यहाँ से टूट जाएं, जैसे कैंसर के सेल फैलते हैं, और ये सेल माइग्रेट करके इधर जाएं, ओवरी के अंदर जाएं, ओविडक्ट के अंदर जाएं, सर्विक्स के अंदर जाएं, वेजिना के अंदर जाएं, यूटीरस को छोड़ के कहीं और पे भी जाके ये ग्रो करके मास बनाएं, ऐसी कंडीशन को कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है यूटीरस से, और ये फाइब्रॉइड यूटीरस से स्टार्ट हुई है, यूटीरस तक महदूद है। ठीक है, तो क्या एंडोमेट्रियोसिस भी ओव्यूल को ब्लॉक कर सकता है ना? फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर सकता है। प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, पेल्विक कोई सर्जरी की गई है, कोई पार्ट कट किया गया है, तो उसकी वजह से भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। यूटीराइन और सर्विकल इशू। सर्विकल इशू कौन सा हो सकता है? म्यूकस वाला। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन अगर म्यूकस थिक रहे, थिन ना बने, तो ये सर्विक्स का इशू है, नहीं होगी फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जा ही नहीं पाएंगे अंदर। यूटीराइन का कौन सा इशू है? एक एंडोमेट्रियोसिस हमने देखा, कहाँ गया? यहाँ पे है, नहीं है, लिखना चाहिए, फाइब्रॉइड है, नीचे है, चलो होगा। पोलिप्स, ये मास है यूटीरस के अंदर, ये भी। सर्विकल स्टीनोसिस। सर्विकल स्टीनोसिस क्या है? ये गौर से सुनिए, सर्विकल स्टीनोसिस, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कैनाल, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज करें ये स्पाइनल कैनाल है, इसके अंदर ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्लैक कलर का स्पाइनल कॉर्ड है, येलो कलर की जो है ये कैनाल थी। अब ये जो येलो कलर की कैनाल थी, ये पतली हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड को सही रास्ता ना दे, सही काम करने ना दे, ये जो नर्व जा रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर जा रही है, तो सही काम नहीं करेंगी यहाँ हमारी नर्व। तो इसी वजह से भी यूटीरस और सर्विक्स पर इशू होगा, क्योंकि ये जो नर्व जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ये वहाँ जा रही हैं, यूटीरस को काम करवाने के लिए रेगुलेट कर रही हैं। तो ये न्यूरल प्रॉब्लम है एक्चुअली, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से स्टीनोसिस, पतला पड़ जाना, जैसे वाजो कंस्ट्रक्शन होती है। प्रोलिफरेशन ऑफ मास के एंडोमेट्रियोसिस जाऊं था, बिल्कुल। चलो ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस द कंडीशन अगर, ये खुद जुदा टॉपिक लिखा है, टिश्यू लाइनिंग ऑफ द यूटीरस ग्रो आउटसाइड द यूटीरस। यूटीरस की लाइनिंग यूटीरस से ग्रो करके किसी और पार्ट पे भी जाके ग्रो करे, often affecting ovaries, fallopian tube, ठीक है, and other pelvic organ. Endometriosis can be cause inflammation, scarring, structural abnormalities leading to the infertility. Concept clear है ये। Age related factor. A woman age, the quality of quantity of their age decline. Age के हवाले से एक का नंबर, एक की मेच्योरिटी सही नहीं होगी, ओवरी सही काम नहीं करेंगे, हार्मोन सही नहीं बनेंगे, मोर चैलेंजिंग होगा। इसीलिए अगर 40 ईयर से बढ़ जाए, 50 साल की एज हो और प्रेगनेंसी हो, तो बच्चे को खतरा होता है। एबॉर्शन के भी खतरे होते हैं, मिसकैरेज के भी खतरे होते हैं, एबॉर्शन के नहीं, सॉरी, मिसकैरेज के खतरे होते हैं और प्रीमेच्योर बर्थ के खतरे होते हैं, और बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, एग ही सही नहीं बन पाता, प्रॉब्लम होते हैं। एज इज एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है भाई, एज के हवाले से होंगे। टाइम कितना हुआ है? चलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर एज़ोस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म डेड है या है ही नहीं, तो इसका तो इलाज नहीं है।
स्पर्म को में भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह की कमी हो, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो डेवलप नहीं हो रहे, LH FSH दोनों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। अगर ओलिगोस्पर्मिया है मेल के अंदर, कौन सी बीमारी है? ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म कितने हैं? कम। या फैलोपियन ट्यूब का मसला है, बंद है, या ओव्यूलेशन का मसला है, या एंडोमेट्रियोसिस है। अगर यूटीरस फीमेल का ओके है, अगर यूटीरस क्या है, नॉर्मल है, तो हम प्रेगनेंसी करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म लेंगे मेल बॉडी से, एग लेंगे फीमेल बॉडी से। एग कैसे लेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट एंटर करेंगे बॉडी कैविटी से, जहाँ पे ओवरी है, बॉडी कैविटी से एंटर करेंगे, इसको एंटर करेंगे माइक्रोस्कोप पे, टीवी पर जैसे अल्ट्रासाउंड होता है देखते हैं मशीन पर, वहाँ पे देखेंगे कि ये सिरिंज कहाँ जा रहा है, ये ट्यूब जो हमने एंटर किया है बॉडी कैविटी से फीमेल बॉडी के अंदर, इसको अंदर डालेंगे इनटू द ओवरी, ओवरी में डाल के एग्स को रिलीज करेंगे। एग्स को नहीं, डायरेक्टली किसको रिलीज करेंगे? फॉलिकल्स को, मतलब बिफोर ओव्यूलेशन या आफ्टर। अच्छा एक और बात के अगर एग की मैच्योरिटी का मसला है, एग मैच्योर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? फीमेल बॉडी को पहले कौन से हार्मोन देंगे? FSH से ट्रीट करेंगे, फॉलिकल उसके अंदर क्या हो जाएंगी? मैच्योर हो जाएंगी, फिर हम फॉलिकल को निकालेंगे। तो FSH से ट्रीट करेंगे, फॉलिकल हो जाएंगी क्या? मैच्योर, फिर ट्यूब लगा के फॉलिकल निकालेंगे। एग इसीलिए नहीं निकाला कि एक सेल है, एक सेल है, अगर एग को निकालेंगे तो टूट सकता है, अगर फॉलिकल्स के साथ एग को निकालेंगे तो फॉलिकल टूटेगी, तो एग तो नहीं टूटेगा ना, फॉलिकल के अंदर है। वैसे फॉलिकल नहीं टूटती क्योंकि वो सेल्स की लेयर है, 2 3 4 5 सेल्स की लेयर है, उसके अंदर एग है, तो एग फॉलिकल के अंदर प्रोटेक्टेड है। जब ग्राफिन फॉलिकल बनेगी, चेक करेंगे ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन लेवल पीक पर होगी, समझेंगे कि फॉलिकल क्या है? मैच्योर है, इमैच्योर है? मैच्योर है। तो ट्यूब लगा के फॉलिकल निकालेंगे, फॉलिकल टेस्ट ट्यूब में लगाएंगे और उन फॉलिकल को रप्चर करके एग निकाला जाएगा, और एग निकाल के एग और स्पर्म की ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, इसीलिए टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट को मोरुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट करके अब ये इंटर करेंगे इनटू द यूटीरस, और ये जाके क्या होगा? इम्प्लांट होगा, मतलब इम्प्लांटेशन कराएंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो यूटीरस है किसका हो सकता है? ये सेम फीमेल का हो सकता है जिसका एग लिया, या किसी और का भी हो सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे मिसकैरेज। मिसकैरेज में पढ़ेंगे कि भाई अगर बच्चा 20 वीक से पहले हो रहा है, उसकी बर्थ हो रही है, इसे कहेंगे मिसकैरेज। अगर 20 वीक के बाद बर्थ से पहले, तो उसे कहेंगे प्रीमेच्योर बर्थ। 20 वीक से पहले तो मिसकैरेज, और इसके बाद तो प्रीमेच्योर बर्थ। कॉजेज ऑफ मिसकैरेज, चलो ये चीजें हैं। एबॉर्शन वगैरह कल देखेंगे। एबॉर्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, 5-10 मिनट की बातें बच गई हैं जो कि आज नहीं कर सकते हम। MCQs इस चैप्टर के एक ही दिन में करेंगे बस, क्योंकि इतने MCQs बन ही नहीं रहे यहाँ से। केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसके हिस्से को, हार्मोनल वाले हिस्से को कवर कर दिया है। सर कौन सी कंडीशन के बाद वुमेन बेबी को बर्थ नहीं कर सकती परमानेंटली? जब फॉलिकल खत्म हो जाए, मेनोपॉज आ जाए, FSH ना बन पाए, LH ना बन पाए। अगर जनरल वीकनेस आ रही है फीमेल के अंदर, मगर फॉलिकल्स हैं, FSH है, LH है, तो एग बनेगा तो सही, प्रेगनेंसी होगी तो सही, मगर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होंगे।
मिसकैरेज जो है ना, मिसकैरेज पता है मेन रीजन मिसकैरेज का क्या है? मेन रीजन ये है कि 20 वीक से पहले पहले होती है ना मिसकैरेज, तो जो फीटस है वो डेवलप होना स्टॉप कर देता है। बॉडी को पता चल जाता है कि ये डेवलप हो ही नहीं रहा, इसीलिए उसके सिस्टम को रोका जाता है, प्रोजेस्टेरोन इसको उसको निकाला जाता है बच्चे को बॉडी से। ये मिसकैरेज है, डेवलपमेंट रुक जाती है किसी न किसी वजह से।